हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वाई टू स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इसके अगले वाला पार्ट हमने बताया था उत्प्रेरण के बारे में। उत्प्रेरण का प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कापी और कलम लेकर आप बैठ जाइए। ठीक है दोस्तों, जिसको हम कहेंगे नोट करने के लिए, आप उसको नोट करते रहिएगा और लिखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में क्या देखते हैं, इसमें कहा गया है कि उत्प्रेरण का वर्गीकरण, उत्प्रेरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो क्या है, उत्प्रेरण की भौतिक अवस्था के आधार पर, उत्प्रेरण की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को बांटा गया है। दूसरी बात, उसकी क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण को बांटा गया है, जो कि ये दूसरा वाला जो है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला वाला जो इसमें दिखा गया है कि भौतिक अवस्था के आधार पे उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है कि समांगी उत्प्रेरण, दूसरा क्या होता है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है दोस्तों, पहला वाला होता है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा क्या होता है विषमांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से पहले से पढ़ चुके हैं, और उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। विष और वर्धक के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए इसमें देखते हैं, कहा गया है कि फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि उत्प्रेरण का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, क्रियाविधि के आधार पर इसका वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला क्या है, भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला भाग क्या है कि समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण जिसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। दूसरे वाले वो क्या बोलते हैं दोस्तों, विषमांगी उत्प्रेरण जिसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, इसमें पहले वाले की परिभाषा क्या होती है कि जब समांगी उत्प्रेरण, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था, अभिकारक, इस बात को आपको याद रखना है कि अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था एक समान हो, तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और जिसमें उत्प्रेरक होगा वो क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। और जो क्रिया होगी उसे कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि उत्प्रेरण और उत्प्रेरण में अंतर है। ठीक है, अब उत्प्रेरक के द्वारा जो प्रक्रम हो रहा है, उत्प्रेरक के द्वारा जो प्रक्रम हो रहा है, उस प्रक्रम को हम कहेंगे उत्प्रेरण। क्या कहेंगे, उत्प्रेरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटालिसिस। ठीक है दोस्तों, और जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है वो प्रक्रम, मतलब जिस पदार्थ की उपस्थिति में वो प्रक्रम हो रहा है, तो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिसिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैटालिसिस्ट। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, इसमें कहा गया कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था एक समान हो, मतलब कहने का है कि जो अभिकारक हो उस अभिकारक के समान ही उत्प्रेरक भी उसका हो। जैसे हमने ये कह दिया कि अगर अभिकारक को हम दो गैस ले लेते हैं, दो अभिकारक जो हम गैस से लेते हैं, तो जो उसमें उत्प्रेरक को रखा जाएगा, उत्प्रेरक भी गैस ही अवस्था में होना चाहिए। यदि अभिकारक जिसकी अभिक्रिया लेकर हम करवाने वाले हैं, और अगर उसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहे हैं, अगर हम उसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो उत्प्रेरक भी उसके अभिकारक के समान ही होना चाहिए। अगर उत्प्रेरक गैसीय, अभिकारक यदि गैसीय अवस्था में, क्या है, यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो उसका उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए। और यदि अभिकारक जो है वह ठोस अवस्था में है तो उसका उत्प्रेरक भी क्या होना चाहिए, ठोस अवस्था में होना चाहिए। और यदि जो अभिकारक है वो अगर द्रव अवस्था में है तो उसका उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि हम जिस चीज को लेकर अभिक्रिया करवाने वाले हैं वो चीज, और जिसकी उपस्थिति में करवाएंगे, जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे, वो दोनों ही समान प्रावस्था में होना चाहिए। अगर ये ठोस है, अभिकारक ठोस है, तो उत्प्रेरक भी ठोस होना चाहिए। और यदि अभिकारक द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव होना चाहिए। और यदि अभिकारक जो है गैस है तो उत्प्रेरक भी क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे हमने लिया सल्फर डाइऑक्साइड, उदाहरण के तौर पे हमने लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होती है, गैस होती है। अब इसको अभिक्रिया करवाएंगे किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन भी क्या एक गैस है। ठीक दोस्तों,
जब इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया के आधार पे जब ये करवाएंगे तो ये हमारा अभिकारक हो गया। जिसकी अभिक्रिया करवाते हैं वो क्या कहलाता है? अभिकारक होता है। ये हो गया अभिकारक। अभिकारक हमारा दोनों ही अभिकारक किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो अब यहाँ पे जो उत्प्रेरक रखा जाएगा वो भी किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। तो गैसीय अवस्था में हम ले लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन का, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होगा वो किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में। तब जाके क्या मिलेगा हमको? सल्फाइड यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये भी गैसीय अवस्था में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कहा था, अब इसको संतुलित थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये संतुलित है कि 2 और 2 4 2 6 3 गुना के 6। ठीक है, संतुलित है सब। अब इसमें देखते हैं इधर वाला जो अभिकारक है और जो उत्प्रेरक है ये भी गैसीय अवस्था में है, ये सब भी गैसीय अवस्था में। तो अभिकारक गैसीय अवस्था में, उत्प्रेरक भी क्या है? गैसीय अवस्था में। तो इसको कहेंगे हम समांगी उत्प्रेरण, मतलब समान होना चाहिए। जो अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं, जो उत्प्रेरक रख रहे हैं, उन दोनों का क्या होना चाहिए? अवस्थाएं समान एकदम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमारा ये लिखा गया है मेथिल एसीटेट। क्या दोस्तों? ये है मेथिल एसीटेट। जब इसका जल के साथ आप गठन करवाते हैं किस उत्प्रेरक उपस्थिति में? ये हमारा पास उत्प्रेरक जो है वो HCl है। देखिए इधर वाला जो ये अभिकारक है, ये अभिकारक भी किस में है? लिक्विड में, यानी कि द्रव अवस्था में है। और जो इसका उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक भी किस अवस्था में है? लिक्विड यानी कि द्रव की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा? एक प्रकार का समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्या हमको बोल रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? आपको ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले समीकरण को आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा कि इसमें जो अभिकारक होगा वो अभिकारक और उत्प्रेरक की जो प्रवस्थाएं होंगी वो क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। क्या होंगी? भिन्न, मतलब अलग अलग होंगी। यदि अभिकारक ठोस है तो उत्प्रेरक द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परंतु अभिकारक जो होगा, जो उत्पाद होगा, उन दोनों की प्रवस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे यदि अभिकारक जो है वो गैस है तो प्रवस्था उसकी जो उत्प्रेरक जो होगी, वो उत्प्रेरक जो होगा, यदि अभिकारक क्या है? गैस है, तो उत्प्रेरक वहां पे क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब उत्प्रेरक भिन्न भिन्न होना चाहिए उत्पाद की प्रवस्था के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम ले लेते हैं अभिकारक को। अभिकारक हमारे पास क्या है? हैबर प्रक्रम आप पढ़े होंगे, अमोनिया वाला, इसके पहले वाले वीडियो में। अभिक्रिया करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में। आयरन एक क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन जो है N2 वो किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। और जो हाइड्रोजन है वो भी किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। और अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम लोग? किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में करवा। आयरन क्या होता है? एक ठोस अवस्था में होता है, यानी कि ठोस होता है। ठीक है, कठोर होता है। फिर इसके बाद क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, 2NH3। दोस्तों ये उसका हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि एथीन, इसके पहले हमने बताया था एथीन वाले के लिए। एथीन गैस को ले लेते हैं। एथीन गैस को जो अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से, ये दोनों ही किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। ये दोनों किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। और जब इसकी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति, निकिल क्या होता है? एक ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड होता है। उसकी अभिक्रिया करवाते तो क्या बनता है? एथेन बनता है। ठीक है दोस्तों, ये बनता है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, ये हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि जो अभिकारक है, ये वाला जो इधर वाला भाग है, ये अभिकारक है। ये अभिकारक दोनों गैस में है, लेकिन जो उसका उत्प्रेरक है वो किस में है? ठोस अवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ठोस अवस्था में। यहाँ पे जो अभिकारक है वो गैस अवस्था में है, और जो इसका उत्प्रेरक है वो किस में है? ठोस अवस्था में। तो अभिकारक और उत्प्रेरक की जो अवस्थाएं होंगी, प्रवस्थाएं होंगी, वो क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल Y2 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको कोई डाउट या कोई समस्या हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर
अपनी समस्या को भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको इस सभी का PDF चाहिए, PDF नोट चाहिए